चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, एसी करंट के बारे में और उसके कुछ एसी सर्किट्स के बारे में, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। बट नाउ टुडे आई विल टेल यू अबाउट द ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है। यह ऑलरेडी मैंने एडवांस में डायग्राम बनाया हुआ है जिसको देख के आप समझ गए होंगे कि मैं ट्रांसफार्मर की बात करने वाला हूँ। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जब जब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तब तब करंट को डिक्रीज करेगा और जब ये वोल्टेज को डिक्रीज करेगा देन करंट को इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात ये होती है कि जो ट्रांसफार्मर है पावर को चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है और वोल्टेज के साथ साथ करंट को भी चेंज करता है। और बेसिक प्रोसेस के आधार पर ट्रांसफार्मर टू टाइप्स का होता है। नंबर वन बात करेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और सेकंड हमारा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांसफार्मर और ये हमारा सेकंड ट्रांसफार्मर। ओके गाइस, सबसे पहले मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। यह वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। बोले तो वोल्टेज बढ़ाएगा और धारा घटाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ अपचाई ट्रांसफार्मर की। चलिए मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आज क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज के मिनिमम करंट को यानी उच्च वोल्टेज की न्यूनतम धारा को कन्वर्ट करता है मिनिमम वोल्टेज की मैक्सिमम करंट में। ठीक है, ये उच्च वोल्टेज की न्यूनतम धारा को न्यूनतम वोल्टेज की उच्च धारा में कन्वर्ट करता है। ये क्या कहलाता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन, समझ रहे हो, डाउन यानी वोल्टेज को डाउन करता है। इसमें होता क्या है, इसमें टू कॉइल्स यूज़ की जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर टू कॉइल्स होती है। ये आपकी एक कॉइल मैंने यहाँ दिखा रखी है आपको और एक कॉइल मैंने आपको यहाँ दिखा रखी है। ओके गाइस, तो जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ रोटेशन क्या होती है, ज़्यादा। इससे क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज। अगर जिस कॉइल से हम एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इट मीन्स दैट ये एनपी है यानी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ रोटेशन है और ये हमारा एनएस है। ओके गाइज, तो अगर कभी मैं आपसे कह रहा हूँ भाई अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आपको बताना होगा NP इज ग्रेटर देन फ्रॉम NS, यानी NP की जो वैल्यू होती है वो NS से ज़्यादा होती है। कौन से ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने टू कॉइल्स यूज़ की हैं, इसलिए ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि यहाँ पर दो कॉइल है, जबकि आपने पढ़ा होगा चोक कॉइल के बारे में जिसमें एक ही कॉइल होती है और वो काम करती है सेल्फ इंडक्शन पर यानी स्वप्रेरण गुणांक पर। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल बता दिया है। और इसके अलावा इन दो कॉइल्स के बीच में बिटवीन नर्म लोहे की कुछ पत्तियाँ यूज़ की जाती हैं। पता है क्यों यूज़ की जाती हैं, ताकि इनके बीच में बनने वाली एडी करंट्स, एडी करंट्स जिनको हम कहते हैं भंवर धाराएं, इनको कम किया जा सके। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नर्म लोहे की पत्तियाँ रख देंगे तो ये भंवर धाराएं बहुत ही लो हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी। ओके गाइस, एक्चुअल में भंवर धाराएं के बारे में मैं एक अलग से टॉपिक सेट कर दूंगा जिसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो लेक्चर को भी जा करके देख सकते हैं इन फ्यूचर। सो गाइज,
अब हम बात करने वाले हैं इस ट्रांसफार्मर में और क्या क्या खासियत होती है। तो भाई इस ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी खासियत हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करने वाला हूँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका हम उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे उल्टा, कि भाई जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये मिनिमम वोल्टेज के मैक्सिमम करंट को मैक्सिमम वोल्टेज के मिनिमम करंट में बदल देता है, यानी मिनिमम वोल्टेज की उच्चतम धारा को उच्चतम वोल्टेज की न्यूनतम धारा में कन्वर्ट करता है। अरे भाई नाम से मालूम पड़ रहा है स्टेप अप, यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, बट करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और घटाएगा, लेकिन पावर में कोई चेंजिंग नहीं करने वाला। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितनी कॉइल होती है। अरे भाई ये भी ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर भी 2 कॉइल होती हैं और जिस कॉइल से हम जोड़ते हैं एसी सोर्स को उसको कहा जाता है प्राइमरी कॉइल। बट थोड़ी सी चेंजिंग है यहाँ पर, वो क्या, अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करूँगा तो वहाँ पर एनपी में नंबर ऑफ रोटेशन, एनएस में नंबर ऑफ रोटेशन से ज़्यादा नहीं होने वाला। यानी कहने का मतलब फेरों की संख्या एनएस में अब ज़्यादा होगी और एनपी में कम होगी। उसे डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉरी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नंबर ऑफ रोटेशंस मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि सेकेंडरी कॉइल में आप बता सकते हैं भाई, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ रोटेशन प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ रोटेशन से बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इसमें भी भंवर धाराओं को यानी एडी करंट्स को समाप्त करने के लिए नर्म लोहे की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक इसकी प्रोसेस, कि इसकी प्रोसेस में होता क्या है। सो गाइस बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको सुनना है। जब प्राइमरी कॉइल में एसी सोर्स को दिया जाता है, एसी वोल्टेज को भेजा जाता है तब क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग होती है, और चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से उत्पन्न होता है ईएमएफ। समझते हैं आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, जिसको कहा जाता है आईईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। थोड़ी खांसी वगैरह मौसम चेंज होने के हिसाब से हो रही है, क्योंकि ये वीडियो जाड़ों में बनाई जा रही है। तो आईईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको कहा जाता है। और हाँ, कुछ लोगों के मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि अगर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के अंदर एसी अप्लाई ना करें, जो बाहर से एसी आ रहा है उसको अप्लाई ना करें, बल्कि यहाँ से हम डीसी को अप्लाई कर दें, तो क्या होगा। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। देखो भाई एक्चुअल में डीसी में अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 0। डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 0। तो 0 फ्रिक्वेंसी होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होती, और कोई चेंजिंग ना होने की वजह से कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या आईईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए डीसी को अप्लाई करने के बाद ट्रांसफार्मर में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब हम बात करने वाले हैं परिणमन अनुपात की। परिणमन अनुपात, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर रेशो? काफी सिंपल है। देखिए गाइस, NS अपॉन NP इज इक्वल टू गामा। क्या है भैया? किसी भी ट्रांसफार्मर में हम कह सकते हैं भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दूसरी कॉइल में फेरों की संख्या और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, उसी को हम कहते हैं परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट या फिर रेशो भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ रोटेशन होंगे और प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ रोटेशन होंगे उनका रेशो गामा के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के इक्वल होता है। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काम की है वो क्या, जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। भाई देख के मालूम पड़ रहा होगा, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो NS की वैल्यू ज़्यादा है और NP की वैल्यू कम है, जिस वजह से गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा निकल के आने वाली है। बट अगर NS की वैल्यू कम हो जाए और NP की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू हमारी ऑलवेज 1 से कम निकल करके ही आने वाली है। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। जब मैंने इतनी बेसिक बातें बताई हैं, चलो
कुछ और काम की बातें बता देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी शानदार वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जैसे हम ट्रांसफार्मर को बिजली देते हैं, कभी ख़त्म करते हैं, कभी सेंड करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो लाइट के आने जाने की वजह से, सिंपल लैंग्वेज में, लाइट के आने जाने की वजह से बार बार इसमें मैग्नेट जनरेट होती है, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनती है। भाई ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेट बनती है और बार बार वो मैग्नेट खत्म होती है, यानी कभी चुंबकन होता है, कभी विचुंबकन होता है, कभी मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, कभी मैग्नेटिज्म का लॉस होता है। इस वजह से इसमें जो कॉपर के वायर हैं वो हीट हो जाते हैं और यही रीज़न है कि इसमें मोटे कॉपर के वायर का यूज़ किया जाता है जिससे हीटिंग इफेक्ट कम हो। और अगर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एनर्जी का लॉस होगा और हमें प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इसमें शैथिल्य हानि भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चुंबकन विचुंबकन, करंट आ रहा है मैग्नेट बनेगी, करंट जा रहा है मैग्नेट फिर नहीं बनेगी। तो इस तरीके से चुंबकन विचुंबकन की प्रोसेस भी इसके अंदर होती रहती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें जो कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है वो काफ़ी मोटा यूज़ किया जाता है। मोटा यूज़ करने से हमें बेनिफिट ये होता है कि रेजिस्टेंस कम से कम हमें मिल पाता है। अब मैं कुछ इसके फॉर्मूलेज आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कहाँ गया कपड़ा हमारा, ये रहा। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद आप सब लोगों ने फैराडे का लॉ तो पढ़ा ही होगा। भाई क्या होता है फैराडे का लॉ, हमारा स्केच कहाँ गया, ये रहा स्केच। इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, प्राइमरी कॉइल और माइनस यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ई एस इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लो भाई, कितना हो जाएगा, ई पी अपॉन ई एस बरा इक्वल्स एन पी अपॉन एन एस। यानी न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ दे सकता है और नंबर ऑफ रोटेशन प्राइमरी कॉइल के आपको दे सकता है और सेकेंडरी कॉइल के आपसे फाइंड कर सकता है। या आपको सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ रोटेशन देगा, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ रोटेशन देगा और आपको ईएस यानी दूसरी कॉइल में आईईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा ये आपको देगा और ईपी का मान पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है। और हाँ, इसके अलावा एक काम का फॉर्मूला मैं आपको और बताऊंगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज कर सकता है, करंट को चेंज कर सकता है, बट पावर को चेंज नहीं कर सकता। सो वी कैन यूज इट। P इज इक्वल टू वी पी आई पी, वी एस आई एस, दोनों कॉइल्स की पावर कैसी आपस में इक्वल है। तो आप इस वाले फॉर्मूले का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और हाँ गाइस, ध्यान देना इस चीज़ पे, वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी एंड एन पी अपॉन एन एस, बिकॉज वी पी अपॉन वी एस एंड ई पी अपॉन ई एस सेम क्वांटिटी की राशियां हैं हमारी, यानी सेम राशि है, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल आईईएमएफ है और ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो ये फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर की दक्षता का भी एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, परसेंटेज में भी और बिना परसेंटेज के भी। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और अगर आपको परसेंटेज में बात करनी है तो यहाँ मल्टीप्लाई आपको 100 भी करना होगा और ईटा से इसको शो किया जा रहा है। तो ईटा क्या हो गई, पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आने वाले टाइम में जब भी कभी आपसे अगर कोई पूछता है भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को चेंज कर सकता है बट उसकी पावर को चेंज नहीं करता है, और वोल्टेज को इंक्रीज करके करंट को डिक्रीज कर सकता है। और कहने का मतलब हिंदी में मेरा ये है, वोल्टेज को बढ़ा के धारा को घटा सकता है। तो आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय की होगी मेरी इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, वीडियो को लाइक भी नीचे करना होगा और साथ साथ में हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आपके एग्जाम हर साल की तरह इस बार भी करीबी आने वाले हैं। तो सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। सो स्टे ट्यून विद शारिक एपिक। जय हिंद।